अ, दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप आज अपने नशे से दूर और जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद में मजा आ रहा है। और मैं आज इस ग्रुप का होप एंड पाइनियर स्नेहल चंद ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे सर्विस करने का मौका दिया। जो भी मेरा अनुभव है इस छोटे से सफर में, मेरा होम ग्रुप है प्रशांति ग्रुप और मेरी डेट ऑफ सोबराइटी है 20 जुलाई 2015। तो मैं अपने इस सफर का जो भी मेरा अनुभव रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ साझा करने की। और उस अनुभव के आधार पर जो भी मुझे इस प्रोग्राम ने दिया मिला और जो मुझे समझ में आया, उसको मैं साझा करूंगा। और जैसे कि मेरा टॉपिक है ट्रेडिशन 2, तो उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं लगभग 20 साल मैंने शराब पी है। थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। 20 साल मैंने शराब पी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 23 साल की उम्र में पहली बार मैंने शराब का सेवन किया था। तीन दोस्तों ने क्वार्टर के अंदर एक 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 पैग बनाया था। उससे पहले मैं बहुत ही रिजेंटफुल, अपने आप को नापसंद करने वाला, जो मेरे को मिला है उसके अंदर गलतियां निकालने वाला और जो नहीं है उसके पीछे भागने वाला व्यक्ति था। मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं थी, अपना हुलिया पसंद नहीं था, अपनी फिजिक पसंद नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो पहला घूंट पिया और पहला घूंट पीते ही मैंने शीशे में अपने आप को देख के बोला, मुकेश, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, आई लव यू। और वहां से ये सफर शुरू हुआ और वो दौर तक पहुंचा। बीच में वो अप्स आए, वो सारी इसने ताकत दी, पावर दी मुझे। मेरे को स्टैमरिंग की समस्या है, मैं बात करते करते अटकता हूँ बीच के अंदर। और दारू पी के, शराब पी के वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी। मैं फ्लुएंटली बोल पाता था, लोगों से इंटरेक्ट कर पाता था और अपने भाव कह पाता था। और ये सफर चलता रहा। इस सफर में काफी ऊंचाइयां हासिल हुई, कामयाबी मिली, जॉब में, बिजनेस में, शादी हुई, बच्चे हुए। और एक फिर वो समय आया जब मैं रात को उठता था और बाथरूम में अपने आप को बंद करता था और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को थप्पड़ मार रहा हूँ और बोल रहा हूँ, पेश आई की थी। तो ये शराब ने मुझे एक जो एक ऐसी पावर दी थी और धीरे धीरे उस पावर को फिर खींच लिया। बहुत कोशिश करी, घर वालों ने सारे मेथड्स अपना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जानी थी शराब। और फिर हार के जो रॉक बॉटम होता है वो सब आया। सब कुछ चला गया जो अर्जित किया था, धीरे 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 एक एक करके, रुपया, पैसा, घर, बिजनेस। और अब परिवार भी परेशान हो चुका था। परिवार ने बोला कि बस हम जाते हैं। और इस सफर के बाद फिर वो रिहैब जाना पड़ा और फिर ए का मैसेज मिला। और ए में सिर्फ एक ही पर्पस आया था कि आप मुझे शराब छोड़नी है, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। और ये सफर शुरू हुआ धीरे धीरे। मीटिंग्स में बैठा, मीटिंग्स में चीजों को देखा कि मैं जब गया था कमरों में, लोग कुछ बैठे हुए थे, टेबल पे कुछ लिटरेचर रखा हुआ था, दीवार पे कुछ टंगा हुआ था। और लोग मेरे को वेलकम किया, लोगों ने मेरा मुझे बिठाया, मुझे चाय पिलाई, मुझसे कहा कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है इसके अंदर, और अपने बारे में अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन मिलने लगी। मुझे लगा कि ये संस्था मेरे लिए है, यहाँ मैं बच सकता हूँ। और ये सफर शुरू हुआ। इस सफर में बताया गया कि अगर शराब से दूर रहना है तो 12 कदम का प्रोग्राम ये करना पहले मजबूरी के अंदर ही, लेकिन करते करते जो इस प्रोग्राम का आध्यात्मिक पहलू है, वो जब जैसे जैसे दिमाग में से फॉग, शराब की धुंध हटती चली गई, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग होती चली गई, इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाई देने लगा। और रूट कॉज पता चली मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस की। मेरी रूट कॉज है हजारों तरह के डरों से मैं घिरा रहता हूँ। मैं दूसरों के पैर पे पैर रखता हूँ, मैं अपना भी और दूसरों का भगवान बना हुआ था। और वहां से मुझे निकलना है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब कदम 12 तक पहुंचे, और जब ये कहा गया कि हैविंग एट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, कि हम इस मैसेज को दूसरों तक और अपने जीवन के बाकी क्षेत्रों में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं मैसेज देने की। अब कर तो मैं सब कुछ रहा था, लेकिन जीवन में जो अर्जित किया था वो वापस नहीं मिल रहा था। वो रिस्पेक्ट मुझे वापस नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी भी मैं चिड़चिड़ा सा था। अभी भी मैं मिक्सअप नहीं हो पा रहा था। अभी भी मिलके काम करना मुझे नहीं आ रहा। हाँ, अपने कुछ गुस्से पे थोड़ा सा अंकुश लग चुका था, अपने कुछ डिजायर्स पे थोड़ा सा अंकुश लग चुका था, लेकिन मिलके काम करना, क्योंकि मुझे अभी भी दूसरों की गलतियां निकालना,
दूसरों की कमियां निकालना, मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, वो सब चल रहा था। ये ग्रुप में ये लेट क्यों आया है, ये जल्दी क्यों आया है, इसको ऐसे करना चाहिए। और सेम ऐसे ही, घर के अंदर भी पत्नी को खाना इतने बजे देना है, बच्चों को ऐसे सुलाना है, बच्चों को ये सिखाना है, और ऐसे ही ऑफिस के अंदर सब क्षेत्रों के अंदर मेरी कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। और जैसे ही कोई मेरे ऊपर उंगली उठाता था, और मुझे एकदम से विद्रोह अंदर से, ये तो मुझे कैसे बोल सकते हो, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, अब तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, अब तो मैंने कदम भी कर लिए हैं। और मैं बताऊंगी अभी, मतलब एक स्टैंडर्ड डायलॉग जो मैंने सुना भी और मैंने बोला भी कई बार, कि मैं शराबी में बताता हूँ, पहले शराब पी के बताता था, अब अपनी हरकतों से मैं बताने लगा। अब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था अंदर, और लग रहा था यार कि ऐसे तो नहीं चलेगा यार, ये ग्रुप है, इस में मुझे सबके साथ चलना है। मैं देख रहा था लोग सब बिल्कुल साथ चल रहे थे, बहुत प्यार से चल रहे थे, काम कर रहे थे, मेरे से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यूनिटी में कैसे रहना है, इकट्ठे कैसे रहना, मुझे तो तोड़ना आता था मुझे, कि इसकी वहां लगा, उसकी वहां लगा, इसकी चुगली कर, उसका कोई राज जान ले, क्योंकि ये सीखा था बचपन से, समाज में और बढ़ते हुए ये सब सिखाया था, कि अगर तेरे को आगे बढ़ना है तो कुछ सीक्रेट अपने पास रख, कुछ दूसरों के रख, कुछ अपने रख, और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ओपननेस और ये सब तो काम नहीं करेगी। और वही व्यक्तित्व मेरे साथ चल रहा था। लेकिन अब जैसा कि ट्रेडिशन वन मुझे कहता है कि यूनिटी में रहना है, अगर और मुझे अगर जिंदा रहना है तो ये कमरे चाहिए, और कमरे चाहिए तो मुझे एकता में रहना पड़ेगा। और एकता में मुझे रहना आता नहीं है, किसी की माननी मेरे बस की नहीं है। मैंने किसी की नहीं मानी भाई साहब, अपने घर वालों की नहीं मानी, अपने टीचर की नहीं मानी। जिसने भी मुझे सलाह दी उसको मुझे लगा कि वो बेवकूफ है, इससे ज्यादा तो मुझे आता है, तो मुझे सिखाओगे, तो मुझे बताओगे, है ना, कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। इस तरह की मनस्थिति से निकलना आसान काम नहीं। लेकिन जब ट्रेडिशंस को रीड करना पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, और समझ में आने लगा कि मेरे लिए ये ट्रेडिशन, क्योंकि मुझे लगा कि अब तक खत्म कर लिया, शराब छूट गई, ये ट्रेडिशन मेरे लिए थोड़ी है, ग्रुप के लिए है, जो सर्विस करता है उसके लिए है। जो कोई अगर ट्रेजर बनेगा, लिटरेचर सेक्रेटरी बनेगा, किसी को डेलीगेट बनना है, ये ट्रेडिशन तो उसके लिए है। मुझे क्या करना है ट्रेडिशन करके। लेकिन मैंने देखा यार कि ए के अंदर भी और ए के बाहर भी मैं किसी अपने आप को अभी भी बिठा नहीं पा रहा था साथ में। और फिर ऑल टाइमर्स की शेयरिंग और उनके एक्सपीरियंस से समझ में आया कि अगर जीवन को ए जो स्टेप्स हैं वो मुझे मेरे से मिलवाते हैं, मेरे खुद के, मेरी माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करते हैं, और ट्रेडिशंस मुझे मेरे को कमरों में और कमरों के बाहर मुझे कैसे एक्ट रिएक्ट बिहेव करना है, मुझे कैसे चलना है सबके साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, वो ट्रेडिशंस मुझे सिखाते हैं। तो ये ट्रेडिशन सिर्फ ए के लिए नहीं है, कमरों के लिए नहीं है, ये ट्रेडिशंस है कि मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से अपने बाकी एरियाज के अंदर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब ये थोड़ी सी ये अवेकनिंग आई, थोड़ा सा ये जो समझ में आया कि इन ट्रेडिशंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं तो आ गया हूँ, शराब छूट गई अब मेरी, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, अब शराब छूट गई, अब क्या करना है मुझे, मुझे सर्विस करके भी क्या करना है, मेरा तो बहुत बिजनेस है, मेरा तो बहुत बड़ा, मैं तो फ्री हो ही नहीं सकता यार, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये अपने लिए करने शुरू करे पहले, क्योंकि पहले आप लोगों ने भी बताया मुझे कि जब तक मैं ये अपने लिए नहीं करूंगा तब तक मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जब जैसे कदमों को मैंने अपने लिए किया, जैसे शराब को मैंने जब अपने लिए छोड़ना चाहा तभी छूटी, जब तक दूसरों के लिए करना चाहा नहीं छूट पाई। अब धीरे धीरे जब इन कदमों पे काम करना शुरू किया, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे हिस्ट्री के बारे में जानने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी, कि मुझे क्या करना है यार, ये किसने लिखे, क्यों लिखे, पर्पस क्या था इसका, और मुझे क्या करना है। मैं तो आता हूँ, कमरों में चेयर लगी हुई मिलती है मेरे को, चाय का कप मिल जाता है, और किट्टी में पैसे डाल देता हूँ, कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, काफी है मेरे लिए, बहुत है। लेकिन जो हमारी एक ये प्लेज है, जो रोज प्लेज, एक प्लेज को हम रोज पढ़ते हैं, और जब उस प्लेज के अंदर जब वो एक शब्द पढ़ा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड्स ऑफ ए ऑलवेज बी देयर, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने देखा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या योगदान है, मेरा क्या सहयोग है
कि जब कोई भी व्यक्ति ए में आता है तो मेरा पार्टिसिपेशन क्या है, और मुझे अगर वो पार्टिसिपेशन करना है, सही तरीके से करना है, अपनी ईगो को, अपनी माई माई सेल्फ को हटाना है, तो मुझे ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब उस दृष्टिकोण से इन ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में फिर जानकारी हासिल शुरू करी। तो ट्रेडिशन आप कर चुके हैं यूनिटी के बारे में, कि अगर मैं हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, हम एक उस जहाज से निकले हुए वैसे लोग हैं जो एक बोट पे हैं, और अगर हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे, हम यहाँ से विदर खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारा विनाश हो जाएगा, जैसे बहुत सारी सोसाइटीज का शुरू शुरू में हुआ। अब जब थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा और जानकारी हासिल करी कि ये ट्रेडिशंस की जरूरत पड़ी क्यों, वाई वी नीड दीज ट्रेडिशंस, जरूरत क्या है। तो जैसे जैसे हमारी ये फेलोशिप ग्रो कर रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे हमारे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवेश के लोग, अलग अलग जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो रहे थे, अमीर गरीब गोरे काले, पढ़े लिखे बिना पढ़े। जब देखा कि जैसे जैसे फेलोशिप ग्रो हो रही थी, टकराव बढ़ रहा था, टकराव बढ़ रहा था, सब अपने अपने रूल्स बना रहे थे, अपने अपने रेगुलेशंस बना रहे थे, अपने तरीके से ग्रुप को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और उससे बहुत बड़ा क्योस इकट्ठा हुआ, और प्रतिरोध आ रहे थे बहुत सारे, और फेलोशिप को खतरा दिखाई दिया। हमारे जो फाइनल मेंबर्स थे, हमारे फाउंडर मेंबर्स थे, बिल एंड बॉब एंड बाकी मेंबर्स, और जब उन्होंने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, यार हमने किया, हमारी एक आध्यात्मिक इकाई है ये, हमारी एक स्पिरिचुअल एंटिटी है ये, इसके अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है। जब उन्होंने और बारीकी से इस चीज को देखा, और कुछ चीजें निकल के आई इसके अंदर से, कुछ तथ्य निकल के आए उनके सामने, और फाउंडर्स मेंबर ने ये पाया कि एज ए सोसाइटी हमारे भी अपने कुछ भटकाव हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं। जब भी कोई सोसाइटी ग्रो करती है, तो कुछ ना कुछ उसके कुछ ड्रॉबैक्स, उसकी कुछ कमियां रह जाती है। और अगर हम उन कमियों की नहीं देखेंगे, उन कमियों पे काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमें घेर लेंगी, और हम उनमें उलझ के रह जाएंगे। और उलझ के रह जाएंगे तो जो हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पस है, जो हमें एक संस्था मिली है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये माना, उन्होंने ये देखा, ये जब अपनी तथ्यों को जब सामने रखा, तो उन्होंने ये भी देखा कि जैसे जैसे हमारे अपने कुछ चारित्रिक दोष हैं, एज ए मुकेश मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, और धीरे धीरे उन पे कुछ न कुछ अंकुश लग रहा है कदमों के माध्यम से। ऐसे ही हमारी फेलोशिप के भी कुछ चारित्रिक दोष हैं, और ये हमारी फेलोशिप के लिए खतरा हो सकते हैं। अगर मैं इनको करप डाउन नहीं करूंगा, हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, इसमें से हम निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जैसे जैसे मुकेश के लिए उसके चारित्रिक दोष खतरा है, अगर वो उन पे काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे खत्म। अगर पिया नहीं मैंने, तो भी मेरा जो ड्राई ड्राई ड्रंक स्टेट है, वो मेरे को खत्म कर डाले। ऐसे ही हमारी फेलोशिप के लिए खतरा बन गया। मेरे लिए, मेरी सोब्राइटी के लिए, मेरी रिकवरी के लिए स्टेप्स बहुत जरूरी है। मेरी पीस ऑफ माइंड के लिए ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो ये परंपराएं हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, ये ग्रुप के सर्वाइवल के लिए, हमारे अपने आपसी भाईचारे के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ट्रेडिशंस, जब हम देखते हैं एक एक करके सारी ट्रेडिशंस को, ये ट्रेडिशंस हमें सीधा सीधा ये बताते हैं कि यार मेरे जो व्यक्तिगत, मेरे व्यक्तिगत, क्योंकि इसमें जो काम, मुकेश का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा एक फेलोशिप के अंदर, तो वह मैसेज पास ऑन हो ही नहीं पाएगा। और जब वो मुकेश के जैसे कुछ दो चार पांच लोग इकट्ठा होते हैं, और मुकेश के कुछ चारित्रिक दोष हैं अपने, उसके ऊपर कुछ और हावी हावी है, दूसरे मेंबर के ऊपर कुछ और हावी है, और जब वो चारित्रिक दोष आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और तो ये मेरे सीधा सीधा मेरे चारित्रिक दोषों की तरफ इशारा करते हैं। ये दिखाते हैं मेरे को कि मुकेश देख, तू यूनिटी में नहीं चल पा रहा है, मुकेश तू देख दूसरे की सुन नहीं पा रहा है, मुकेश देख जब तेरी बात मानी नहीं जा रही है तो तुझे गुस्सा आ रहा है, मुकेश देख जब दूसरे के आइडियाज को प्रायोरिटी मिल रही है, तो तेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, तेरे अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो रही है, कि तू उससे बेटर कुछ करना चाहता है, उसको नीचे दिखाना चाहता है।
तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये मुझे मेरे बारे में बताती है। ये ट्रेडिशंस हैं, मुझसे कहती हैं कि मुझे अपने प्राइड को, अपने अहंकार को, अपनी रिजेंटमेंट को, खुंदक को दूर रखना है, अपने सेल्फ का त्याग करना है। सेल्फ, आई मी माई सेल्फ का जो मैं सबसे बड़ा शिकार हूं मैं। दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, हर चीज मेरे लिए होनी चाहिए, हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। उससे मुझे त्याग करने का मेरे से एक वादा मांगती है, मेरे से बोलती है कि मुकेश, अपने सेल्फ का तुझे त्याग करना है। ये मुझे रास्ता दिखाती है परंपराएं मेरे को। रास्ता किस किस चीज के लिए दिखाती हैं? रास्ता दिखाती है कि मैं मिलजुल कर किसी दूसरे भाई के साथ, किसी दूसरे मेंबर के साथ, किसी दूसरे शहर के साथ अपने एक सिंगलनेस और पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। अब इन परंपराओं को बनने में लगभग 10 साल लगे। जब हमारी संस्था लगभग 10 साल पुरानी थी हुई, तब कहीं वो ये हमारी परंपराएं 1946 में बनी। बीएलडब्ल्यू ने ग्रेवाइन के अंदर उनको डाला, और उसके बाद धीरे धीरे अप्रूव होते होते 1950 के आसपास इन परंपराओं को हमने अपना लिया। तो ये एक छोटी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। और दूसरा, ये परंपराएं कहीं से कोई लॉज नहीं है, कोई गवर्न करने के लिए नहीं बने हैं। ये हमारे और सिर्फ हमारे अपने एक्सपीरियंस से पैदा हुआ। हमारे अपने एक्सपीरियंस से, हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे, पायनियर मेंबर्स थे, अपने पेन से, एरर एंड ट्रायल, गलतियां करके हम सीखे हैं। गलतियां कर करके हमने एक एक्सट्रैक्ट निकाला, एक ऐसा जो कि हम अगर एलिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेज देखेंगे तो उसके ऊपर एक डिस्टिलरी का पिक्चर बना हुआ है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। तो इन परंपराओं का मेरे लिए महत्व, जब मैंने ये जाना, इस छोटी सी हिस्ट्री को मैंने जानने की कोशिश करी, तो मेरे लिए इन परंपराओं का महत्व बहुत बढ़ गया। मुझे लगा कि ये परंपराएं अगर मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर उतार पाता हूँ, तो ए में मैं जितना भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, लेकिन मेरे घर और मेरे परिवार के अंदर हो सकता है मैं, मेरे अंदर और शांति और आगे बढ़ के आ जाए। अब हम चलते हैं कि जो ट्रेडिशन 2 है हमारा, इसको हम डिस्कस करते हैं सीधा सीधा। ट्रेडिशन हमने पढ़ लिया था कि यूनिटी पे हम काम करते हैं, यूनिटी नहीं होगी तो हम नहीं रहेंगे, हम बिखर जाएंगे, हम फैल जाएंगे। ये यूनिटी के लिए हमारा कॉमन वेलफेयर शुड फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आना चाहिए। अब दूसरी परंपरा हमसे कहती है कि फॉर अवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट वन अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड। ही मे एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ग्रुप कॉन्शियस। कि हमारी सभी, हमारे ग्रुप पर्पस के लिए हमारा एक ही लविंग अथॉरिटी है, एक ही हमारा है, वो है हमारा भगवान, हमारा ईश्वर। और ईश्वर कैसे अपने आप को व्यक्त करता है? हमारी ग्रुप कॉन्शियस के माध्यम से। और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्वेंट्स दैट डू नॉट गवर्न। कि वो जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, जिस पर हमारी फेलोशिप को, हमारे ग्रुप्स को भरोसा है। हम उन पे भरोसा करते हैं, और वो गवर्न नहीं करते। वो हमें अधिकार, सिर्फ हमारे की सेवा करने के लिए हमें अधिकार मिले हैं कुछ, किसी का दमन करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को कोई एक बड़ी हस्ती बनाने के लिए नहीं बने। अब इस परंपरा के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं। और उस सेगमेंट्स को चलते हुए हम देखेंगे कि अथॉरिटी, जब इसने कहा कि यार अथॉरिटी क्यों, हमें हमारी हायर पावर जो है, ईश्वर है, वही हमारी अथॉरिटी है। अब एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन मुकेश, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। और जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ, मैंने कोई अगर कोई काम शुरू किया अपने बल पे, अपनी मेहनत से, अपने तरीके के साथ, और उस काम को करने के अंदर मेरे साथ दो चार लोगों ने मदद की, और एक सीधा ए पे आता हूँ मैं इस पर कि एक एक ग्रुप खोलने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी मैंने। और उसके साथ दो चार लोग जुड़े, हमें जगह मिली हमारे को एक ही। और जैसे ही हमें एक ही जगह मिलती है, हमने उस मैसेज को फैलाया, मेंबर्स आ गए, ग्रुप ग्रो किया। और उस ग्रुप को ग्रो करते हुए देखा, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि यार बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ये ग्रुप तो बहुत बेहतरीन है। हमने देखो कितनी मेहनत करी है यार, कि मुकेश, और अगर तू नहीं होता तो यहाँ पे ये ग्रुप खुल ही नहीं सकता था। और ये मैंने कोई वाहवाही जुटाने के लिए नहीं किया था शुरू में। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ अपने ऊपर, कि मेरे अंदर एक आध्यात्मिक तक था अंदर से, कि जो मुझे मिला है, जो भाइयों ने मेरी मदद करी है, मैं भी कुछ करूं। और एक नैतिक कंपल्शन भी था मेरे अंदर कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। इस भाव से एक ग्रुप शुरू हुआ।
उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि अब काम करना है तो दो चार लोग हैं, वही अपने आप के अंदर सारा काम बांट लेंगे। कोई पैसे को संभाल देगा, कोई हॉस्पिटल चला जाएगा, कोई कहीं पे पीआई करेगा, कोई न्यू कमर आ रहा है उसके साथ 12 स्टेप कॉल करेगा, कोई स्पॉन्सर बन जाएगा। और इस तरीके से ग्रुप धीरे धीरे, और ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए नहीं थे। रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे नहीं थे, ये बनेंगे डिक्टेटर। मतलब कि हम अपने हिसाब से अपनी समझ से उस ग्रुप को चला रहे हैं, लेकिन भले के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए हमने उस ग्रुप को स्टार्ट किया। और अपने आप को हमने अपॉइंट भी कर लिया, अभी चलो तुम चेयर बन जाओ, तुम ट्रेजर बन जाओ। अभी 5 ही मेंबर हैं, तो आपस में हमने बांट ली जिम्मेदारियां। और इसको हमने सेल्फ अपॉइंटमेंट का नाम दे दिया कि भी खुद अपने अपॉइंट करके हम आगे बढ़ गए। अब जैसे जैसे ये फेलोशिप ग्रो करती चली गई, लोग आते चले गए, और सारी सर्विसेज, चाय पिलाना है, मीटिंग्स अरेंज करना है, चेयर्स को का अरेंजमेंट करना है, कमरा बड़ा करना है, इन सारी एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे लोगों ने आना शुरू किया। यहाँ पर एक दो लिखा है जो एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल वी आर एक्सपीरियंस डिसाइड लुक एट द गुड वी हैव डन दीज डन्स। फिर अंदर से एक भाव आना शुरू हो गया कि वो मुकेश की, यार देखो यार, बहुत बड़ा काम, अच्छा काम किया मुकेश ने। और इन इन शराबियों के लिए मैंने कितना बड़ा काम किया, कितना अच्छा काम किया, उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। दे शुड बी ग्रेटफुल। इनका मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए। भाई साहब, ये पेश नहीं होता तो ये ग्रुप बनता नहीं यहाँ पर, और ग्रुप नहीं बनता तो कुछ होता ही नहीं। और जो फाउंडर्स और जो मेरे साथ के लोग थे, अब उन्हें लगा कि यार अब मैं ही संभालूंगा इसे। लेकिन जैसे जैसे फेलोशिप ग्रो करती गई, मेंबर्स आने लगे, जुड़ने लगे, अब लगा कि यार सारा काम ये क्यों करेंगे, हम भी कुछ जिम्मेदारी संभालें, हम भी कुछ काम करें। और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और जब छोड़ना नहीं चाहता हूँ तो दर्द होगा। अब जब दर्द हुआ, और जब लोगों ने बोला कि भाई साहब अब इलेक्शन कराओ, हम भी अपनी पोस्ट संभालेंगे, हम भी काम करेंगे, हम भी सर्विस करेंगे, हमें भी सर्विस करने का मौका चाहिए। और जब डेमोक्रेसी की टाइट, मतलब एक बाढ़ आई, आवाज उठी। और जब आवाज उठी, वो इतनी स्ट्रांग थी आवाज की भाई चलो इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराओ, जो काम किया है वो वापिस आएगा, और जो उसने काम नहीं किया है वो चला जाएगा। और यहाँ से हमारे दो डिवीजन हो जाते हैं, जो हमने बिग बुक में भी पढ़े हैं और 12/12 के अंदर भी पढ़ेंगे। दो तरह की हमारी कैटेगरी बन जाती है, एक बिलीविंग डीकन्स एंड एल्डर स्टेट। खुंदक, अगर मेरे ऊपर मेरे डिफेक्ट्स हावी हैं, मैं प्रशंसा चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल चाह रहा हूँ, मैं दूसरों को दबाना चाह रहा हूँ, मेरा आई मी माई सेल्फ उस पर हावी है, मैं दूसरों का भगवान बना हुआ हूँ, तो मैं जो एकदम से सीधा ब्लीडिंग डिकन्स की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता हूँ। जो हमेशा कंप्लेंट करना, हमेशा उंगली करना, हमेशा गलतियां निकालना, हर काम की, हर एक्शन की, हर चीज की। और दूसरा कैटेगरी एल्डर स्टेट्समैन की बन जाती है। वो मेंबर होते हैं जो बिल्कुल शांति से देखते हैं कि यार ये ग्रुप ग्रो कर रहा है ना, मेरे बगैर भी करेगा ये ग्रुप। वो जो एल्डर स्टेट्समैन है, वो आराम से अपने जो ग्रुप डिसीजंस के अंदर, जो हमारी ग्रुप कॉन्शियस है, उसके अंदर बिलीव करते हैं। जब उस ग्रुप कॉन्शियस के अंदर बिलीव करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रुप ग्रो कर रहा है, वो शांति से बैठते हैं। जब उनसे पूछा जाता है और कि कुछ सजेशन चाहिए ग्रुप की बेहतरी के लिए, तो वो चुपचाप से अपना, शांति से अपना सजेशन दे देते हैं। तो इस तरीके से दो दो कैटेगरी में मैं डिवाइड हो जाता हूँ उस समय के साथ। और बिल साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है कि यहाँ पर कि हर एक अल्कोहलिक यहाँ लिखा है, मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ देम, ये इस दोनों दौर से हम लोग गुजरते हैं। कभी कभी हम ब्लीडिंग डिकन्स के उसमें आते हैं, और कभी कभी एल्डर स्टेट्समैन। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे सद्बुद्धि फिर से मेरे ऊपर आती है, उस सद्बुद्धि का मैं जब अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, स्टेप्स कर रहा हूँ, फिर से रिविजिट कर रहा हूँ अपने आप पर, अपने डिफेक्ट्स को देख रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं देखना शुरू करता हूँ कि यार किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस ग्रुप की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसके लिए जो ग्रुप क्वेश्चंस में अब, इसमें एक एग्जांपल शेयर करूंगा अभी, इसके बाद किस तरह से कि हम इसको वो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ग्रुप कॉन्शियस का जो जिस दौर शुरू हुआ, वो एक बिल साहब का एक एक्सपीरियंस है उसके अंदर, कि अर्ली जो दो एग्जांपल्स है हमारे पास, कि एक
कि ग्रुप कॉन्शियस को किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से ग्रुप कॉन्शियस होना चाहिए। तो बिल डब्ल्यू का एक एक्सपीरियंस उसके अंदर है कि बिल डब्ल्यू एक जब उस हालात में थे, 1938 से पहले की बात है ये। और जब उनके पास खाने के लाले पड़े हुए थे, बहुत सारा काम करना था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके पास एक ऑफर आता है एक हॉस्पिटल से। और उस ऑफर में उसको बताया जाता है कि यार आप देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पर, कितने बढ़िया तरीके से आप 40 ने जो एक हॉस्पिटल था, उन्होंने उनको एक ऑफर दिया कि भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, लोग शराबी ठीक हो रहे हैं, यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, और तुम देखो तुम्हारी हालत वही की वही है, तुम तो गरीब के गरीब रह गए। तो या तुम देखो एक प्रपोजल है, तुम यहाँ आओ इस हॉस्पिटल के अंदर, बैठो, काम करो, और ये नैतिक है पूरा, इसमें अनैतिक कुछ नहीं है। और तुम बैठो यहाँ पे काम करो और हम देखते हैं, और तुम्हें कुछ पैसे देंगे, तुम्हें कमीशन देंगे, और तुम आगे ग्रो करोगे। तो बिल ने को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि यार ये तो ऑफर बहुत अच्छा है यार, कि हाँ सारी तकलीफें, सारी चिंताएं मेरी दूर हो जाएंगी, और मेरे पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, और इसके अंदर कुछ है भी नहीं ऐसा, गलत तो कुछ है ही नहीं, मैं तो शराबियों की यहाँ मदद ही करूंगा, कि वो भर्ती होंगे या मदद करूंगा, और फिर 2 पैसे आ जाएंगे। बहुत खुश था वो। अंदर ही अंदर उसने मान लिया था कि यार ये प्रपोजल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और इसको मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अंदर से उसकी एक आवाज आई, उसने कहा कि चलो मुझे थोड़ा सा समय दो। उसने थोड़ा समय लिया, समय लेके वो जो ट्रेन में वापस जा रहा था, और अंदर से एक आवाज आती है उसके अंदर से, उस आवाज ने उसको 100% कंफर्म कर दिया कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वो सही है। और आवाज थी, उसने कहा कि द लेबरर इज वर्थी ऑफ हिज हायर। यार काम करने वाले को उसके काम का मेहनताना तो मिलना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है? अगर मुझे मेहनताना चाहिए, काम कर रहा हूँ तो मेहनताना मिल रहा है, तो कोई गलत नहीं। और बहुत खुश हुआ वो। और इस खुशी में वो अपने घर पहुंचा, घर पहुंच के उसने अपनी वाइफ को बताया, लुइस को, इस ग्लोरियस न्यूज, उसने लिखा है यहाँ पे ग्लोरियस न्यूज की बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, आज तुम खुश हो जाओगे ये खबर सुन के। आज अब हमारे दुख का समय बीतने वाला है, दरिद्रता का समय बीतने वाला है। और जब उसने न्यूज सुनाई उसको, तो थोड़ी सी एक्साइटेड हुई, लेकिन वो शांत हो गई। उसकी वाइफ लुइस कोई रिएक्शन नहीं दिया। बड़ा अजीब लगा उसको, बिल्कुल यार मैंने इतनी अच्छी खबर दी है, ये तो मान ये तो उसने सुना नहीं, कुछ कहा ही नहीं इसने। और उसी शाम मीटिंग थी, और उस मीटिंग में उसने बड़े शोर जोर शोर से इस बात को डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि भाई साहब देखो, एक ऐसी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं वहां पे काम करूंगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो तुम, क्योंकि वो शराबियों जो लोग रहते थे, खाने के लिए भरपूर पैसे नहीं थे, सफर मतलब सूप पी के ही वो गुजारा चलाते थे, कि तुम लोगों के लिए मैं अच्छे से कर पाऊंगा, सब कर पाऊंगा। और यहाँ उसने बिल ने एक लाइन लिखी है, आई फॉरगेट देयर इम्प्रेसिव फेसेस, कि मैं उनके चेहरों के भावों को आज तक नहीं भूल पाया। जब मैंने बात कही, उनके चेहरों पे ऐसे भाव आए, असमंजस वाले, आश्चर्यचकित करने वाले, और जितना भी मेरे अंदर की एनर्जी थी सारी धीरे 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 खत्म। और उसने वहां पर एक व्यक्ति ने बिल को बोला कि तुम्हारा ये जो प्रपोजल है बहुत अच्छा है, पर तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डोंट यू रियलाइज ही वांट ऑन दैट यू कैन नेवर बिकम ए प्रोफेशनल। तुम एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते, तुम इसको जो एक मुहिम शुरू करी है, इसको बेच नहीं सकते। वो बहुत अच्छा है, उसका ऑफर बहुत अच्छा है, उसका ऑफर बहुत एथिकल है, पर क्या बिल तुम खुद भूल गए कि तुमने खुद ही कहा था कि गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट, और ये हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल है। तो बिल ने देखा, सुना, उसे समझा, और बिल लिखता है लास्ट के अंदर कि ग्रुप वाज राइट, आई वाज। तो यहाँ पे 2 तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि एक तो माइनॉरिटी ओपिनियन क्या है, कि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, जो चीज मुझे समझ में आ रही है कि सबसे बेहतर है, जब मैं ग्रुप में जाके उसको डिस्कस करता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर रखता हूँ, और जब मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, तो 2 चीजें करने के लिए उसने कहा है कि आई लिसन एंड थैंक गॉड आई ओबीट, कि मैं खुले दिमाग से, खुले मन से सुनूं, और सुन के अगर मुझे लगता है तो मुझे ओबे भी करूं। तो यहाँ पे जो ग्रुप कॉन्शियस की बात की गई है, ग्रुप कॉन्शियस हम लेते हैं और उसमें लिखा है कि यार ग्रुप कॉन्शियस यस और नो नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस। और ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये हमारा ट्रेडिशन काम करता है। और ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशन, माइनॉरिटी की आवाज, वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस, एंड ग्रुप इन्वेंटरी। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन हमें क्या देता है? प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन मुझे देता है कि जब हर व्यक्ति को काम करने का एक समान अधिकार देता है,
जब एक समान अधिकार मिलता है मुझे, हर व्यक्ति काम कर सकता है इसके अंदर, पार्टिसिपेट कर सकता है, एक सहयोग कर सकता है। और जब हम एक ग्रुप कंप्लेंट में पढ़ते हैं कि हर ग्रुप का 6 महीने या 1 साल का एक टेन्योर होता है, कि हम 6 महीने या 1 साल के अंदर अपने उस पोस्ट को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे काम में हम लग जाते हैं। इससे हर व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, हर व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, जो ग्रोथ है हमारे एक ही ग्रोथ की। और दूसरा, हम यहाँ पर जो लीडर्स, वो लीडर्स तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पर जो हम सो कॉल्ड डिक्टेटर्स, वो बनने से हम रोकते हैं। ग्रुप कॉन्शियस हम लेते हैं, जो मैंने देखा है जनरली कि ग्रुप कॉन्शियस होते हैं, कोई बात की जाती है किसी चीज की, कि कोई एक एक्टिविटी करनी है, अभी चलो एल्काथन करेंगे या पिकनिक करेंगे। हाँ जी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यस हाथ खड़े करो, यस 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 यस, 15 यस, 10 नो, चलो कर लेते हैं। हम उस जो नो कह रहे हैं उनकी आवाज ही नहीं सुनते, उनकी बात ही नहीं सुनते, जनरली हम उनसे पूछते भी नहीं है कि आपने नो क्यों कहा। तो यहाँ पे क्या है कि वेल इन्फॉर्म पहले कॉन्शियस होनी चाहिए। वेल इन्फॉर्म का मतलब कि कोई भी हम मुद्दा ग्रुप के अंदर रख रहे हैं, किसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस मुद्दे के सारे फैक्ट्स, सारे पहलू, उसका जो गुड और बैड दोनों इम्पैक्ट्स, करने का पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हैं, करने से होगा क्या, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हमें कहाँ कहाँ से मदद मिल सकती है, हम कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं। जब हम उसको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद किसी, हर मेंबर से जो भी सहयोग देना चाहता है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको पूरा बोलने का मौका दें, उसके पॉइंट्स उसको सुनते हैं, सुनने के बाद उनको नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करने के बाद फिर से हम अपना जो भी ग्रुप का जो ट्रस्टी सर्वेंट्स हैं, जैसे 4 या 5 ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कोई प्रपोजल तैयार किया, उसको फिर से रिविजिट करना, उसके अंदर फिर से चेंज करना और बात करना। तो वेल इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये वेल इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस नहीं होगी, तब तक हम कोई भी डिसीजन जो हम कहते हैं कि ये भगवान की आवाज है, कह नहीं सकते। क्योंकि 2 मेंबर ने कहा, किसी ओल्ड टाइमर ने कहा, किसी सीनियर मेंबर ने कहा, और उसकी बात के पीछे 4 लोगों ने हाँ 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 बोल दिया, वो वेल इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस नहीं है। वो मैंने एक अपनी बात को, अपने थॉट को पास ऑन किया और उसको मनवा लिया, क्योंकि मैं, लोग मेरी 4 लोग मेरी बात मान लेते हैं, मना नहीं करेंगे मेरी बात का। माइनॉरिटी की आवाज सुनना कि 10 में से 9 हाथ खड़े हैं और एक बंदा बोल रहा है नहीं करना है, एक मेंबर कहता है कि भाई साहब मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो, उसको सुनना, उसकी मानना, उसके तथ्यों को देखना। अभी एक एग्जांपल है, अभी पीछे हम लोगों ने एक कन्वेंशन कराई थी, पिछले साल की बात है, और कोर कमेटी की मीटिंग थी, और कोर कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कब करानी है। तो 2 डेट्स आ रही थी हमारे पास, एक फरवरी की, एक अप्रैल की। और अप्रैल की डेट फाइनल कर देगी, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स फरवरी में आ रहे थे, कि बच्चों के स्कूल होते हैं, ठंड बहुत ज्यादा होती है, जाने की समस्या हो जाएगी, लोगों का ऐसा होता है वैसा होता है। वो 10 में से 9 मेंबर्स ने ये कहा कि अप्रैल में कराते हैं, ग्रुप कोशिश होगी। एक मेंबर कह रहे थे नहीं यार, फरवरी में करानी चाहिए, फरवरी का मौसम अलग होता है, फरवरी के अंदर एक अलग वाइब आती है। और लेकिन ग्रुप कोशिश हो गई कि भाई नहीं, अप्रैल में ही कराएंगे। लेकिन जब उस कमेटी मेंबर्स के जो डेडिकेटेड कुछ 2-3 मेंबर्स थे, जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ रिविजिट करने गए उस लोकेशन के ऊपर, और जब लोकेशन में देख जाके गए और देखा, कुछ फोटोग्राफ्स उनको दिखाई दिए वहां पर, उस फरवरी मंथ के और अप्रैल मंथ के, उन्होंने फिर से उस चीज को कमेटी के आगे रखा, ग्रुप के आगे रखा, उस चीज को, उस प्रपोजल को रखा, और पूरे तथ्यों को, हर एक चीज को फिर से एक्सप्लेन किया गया। और फरवरी, जो अप्रैल के ड्रॉबैक्स थे और फरवरी के जो ड्रॉबैक्स थे, उनको फिर से रिकंसिडर किया गया, और फाइनली डिसीजन निकला कि फरवरी में हम ग्रुप कोशिश कराएंगे। और जो हम ग्रुप कोशिश फरवरी में कराई कन्वेंशन, तो वो बहुत अद्भुत हुआ, सब लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता था कि माइनॉरिटी तो यार हमेशा क्या सुनना है यार, 10 में से 9 वोट हो गई, एक तो हमेशा कुछ ना कुछ उंगली करने वाला बैठा रहता है। लेकिन अगर हम सुनते हैं ध्यान से, और उसको स्पिरिचुअल एंटिटी, क्योंकि हमने कहा है कि आध्यात्मिकता है इस सारे ट्रेडिशंस के अंदर, जब हम अपनी आध्यात्मिकता को का इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्स के साथ, तब उस जो कॉन्शियस निकल के आती है, उसको हम बोलते हैं भगवान की आवाज। वो फिर जो ग्रुप कॉन्शियस है हमारी, जो हम बोल पाते हैं उसको कि अल्टीमेट अथॉरिटी अंडर ही में
एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ग्रुप कॉन्शियस। तो वो ग्रुप कॉन्शियस है, वो हम उस भगवान की आवाज को मानते हैं। तब उसको हम बोल पाते हैं कि हाँ यार, ये ग्रुप की कॉन्शियस निकल के सामने आई है। अभी हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी समय थोड़ा ज्यादा नहीं है, ट्रेडिशन इसमें भी करना है, क्योंकि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अभी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कि हम किस तरह से बता सकते हैं इसको। बट जब अब ये इसमें एक आता है यार कि पहले थोड़ा सा टेस्टी सर्वेंट्स और लीडर्स के ऊपर थोड़ा सा बोल दूं कि लीडर्स, जो टेस्टी सर्वेंट्स तो हमारे जो ग्रुप के अंदर हम सर्विस करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद उन पर हम पूरा भरोसा करते हैं। भरोसा करने के साथ उनको अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी के साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको राइट ऑफ डिसीजन देते हैं, राइट ऑफ डिसीजन के साथ एक आंसरेबिलिटी, जो मैं भूल जाता हूँ। जब मैं चेयर कर रहा हूँ, मुझे चेयर पे बिठा दिया गया, और चेयर पे किसी ने मुझसे बोला कि यार ये काम ऐसे होना चाहिए था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। एक तो मैं सर्विस कर रहा हूँ, तुम बोल कैसे रहे हो। तो कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि यार सर्विस मुझे मिली है, मुझे अथॉरिटी मिली है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे लेकिन मुझे साथ में आंसरेबिलिटी भी है। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, किसी बात का सवाल पूछ रहा है, वो उंगली नहीं उठा रहा है। इस चीज की क्लैरिटी आना समय लगा थोड़ा सा, कि वो उंगली नहीं उठा रहा है, मुझे आंसरेबल हूँ। अगर मैं ट्रेजरर हूँ और मुझे अगर फंड्स के बारे में पूछा जा रहा है, ग्रुप के अंदर कोई मेंबर पूछ रहा है, तो मुझे उसका जवाब देना है। वो मेरी नियत पे शक नहीं कर रहे। अगर अगर कोई सर्विस ली हुई है, मैं लिटरेचर सेक्रेटरी हूँ, कोई मुझसे लिटरेचर का हिसाब पूछ रहा है कि भैया किताब 5 बुक आई थी, 3 यहाँ पर रखी, 2 कहाँ गई, तो वो मेरी नियत पे शक नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है। उनका वो अधिकार है, और उस अधिकार के तहत मेरे पास एक आंसरेबिलिटी है कि मुझे आंसर देना है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जो लीडर्स है हमारे, अब जैसे एल्डर स्टेट्समैन से अब ये होता है कि यार हमारा एक्सपीरियंस क्या किसी काम नहीं आएगा, हमने इतना काम किया, हमने ए को इतना समय दिया, और क्या हमारी यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी। समय के साथ जो हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं, बिलीडिंग डिकन्स जो हैं, समय के साथ उनके अंदर बदलाव आता है। जो नहीं बदलते हैं, वो धीरे धीरे या तो चले जाते हैं प्रोग्राम से, या वो पी लेते हैं, या वो उसी हालत में रहते हैं। लेकिन काफी मैक्सिमम लोग फिर से वो एल्डर स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी ग्रुप को कोई समस्या आती है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले उन ओल्ड टाइमर्स की तरफ ही मुड़ता है पूरा ग्रुप, उनसे ही सलाह मांगता है, उनसे ही निकल के आगे आता है। और जब उनसे पूछता है, तो वही हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट्स, जो लीडर्स हमारे बन जाते हैं, वही हमें लीडर करते हैं, नॉट बाय मैंडेट। वो हमें लीड करते हैं, लीड बाय एक्शन। अभी ये हम इस पे आते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर। जो ये इलस्ट्रेशन है, जो पहला हमने बताया था कि ये एक्सपीरियंस के साथ बना हुआ है हमारा, और एक्सपीरियंस के साथ बना हुआ है। और फर्स्ट एडिशन हमने बताया था इसके अंदर कि ये यूनिटी डिपेंड्स अपॉन यूनिटी। और मैं अपने ही, जिस डाल पे मैं बैठा हूँ, उसी डाल को मैं काटता हूँ। अब मैं उस डाल को क्यों ना काटूं, मुझे क्यों नहीं काटना चाहिए, उस डाल को काटने से क्या नुकसान होगा। ये जो ट्रेडिशन टू है, ये ट्रेडिशन टू मेरे को वो सारी की सारी चीजों को अप्लाई करने का मौका देता है। मेरे को बताता है कि मुझे यूनिटी में क्यों रहना है, मुझे बताता है कि मुझे साथ क्यों रहना है, मुझे ये बताता है कि मुझे अपने ईगो को नीचे क्यों रखना है, मुझे ये बताता है कि मुझे अपने पर्सनल एम्बिशंस को का गला गला तो नहीं बोलूंगा, घोटना है, मुझे अपने पर्सनल एम्बिशन को ग्रुप के एम्बिशन से नीचे रखना है, मुझे अपने डिजायर्स को पीछे रखना है। ये ट्रेडिशन टू। और ज्यादातर हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं, वो इस हमारे ट्रेडिशन टू के अंदर से ही निकल कर आए। ये ट्रेडिशन टू हमारे जो कंसेप्ट का है, वो एक सार है, निकल के हमें बताता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, इस के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स बनी हुई है। पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैं भी एक सेक्रेटरी बना था अपने इंटर ग्रुप का, तो इसलिए एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मुझे कोई पोजीशन मिलती है, जैसे मुझे एक पावर मिलती है, मुझे कोई पोस्ट मिलती है, चाहे विद इन ग्रुप या ग्रुप के बाहर, मुझे ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया। इसमें लिखा है, नाउ दैट आई हैव बीन इलेक्टेड सेक्रेटरी, आई विल शो दिस ग्रुप सम रियल लीडरशिप। अरे यार, पहले वाला सेक्रेटरी ना बेकार था, उसे आता नहीं था काम करना कैसे करना है। मैं बताऊंगा काम कैसे करते हैं, मुझे मालूम है सही आइडिया क्या है, और किस तरह से इसमें ग्रुप को मैं बढ़ा सकता हूँ। ये 20-25 मेंबर, ये 15 मेंबर ही आते हैं, इनको मैं 100 मेंबर तक कैसे करना है, अब मैं ग्रुप को बताता हूँ। वो एक छोटी सी फोटो बनी हुई है, मैं बहुत कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है,
लेकिन जैसे ही मेरे अंदर पावर आती है, ये नेक्स्ट फोटोग्राफ के अंदर बताया गया है कि किस तरह से मेरा साइज बढ़ जाता है, मैं थोड़ा बढ़ जाता हूँ। ये ईगो की पावर है, ये मेरे अंदर अहंकार आ गया है। और अहंकार में मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज। अब मैं ग्रुप को डोमिनेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब, मुझे पता है कि ग्रुप के लिए बेहतर क्या है, और इसका करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैंने सब देख लिया है, मैंने सब जान लिया है, मैंने सब समझ लिया है, और वो तरीका मानना ही पड़ेगा। उसके बाद ईगो के साथ मेरी अपनी डिजायर्स के साथ उसको, ग्रुप को मैनेज करने की जो पावर है, वो बढ़ जाती है। फिर मेरा साइज और बढ़ जाता है, मेरा अहंकार और बढ़ जाता है। फर्दरमोर, वी विल टेक आवर मनी एंड एस्टेब्लिश ए फंड, आई विल मैनेज इट। अब भाई साहब, सारे काम मैं करूंगा। ये ट्रेजर को तो पता ही नहीं है पैसे कैसे खर्च करते हैं, लिटरेचर सेक्रेटरी को तो कुछ आता ही नहीं है कि कौन कौन से पैम्पलेट्स हैं, कौन कौन सी किताबें लानी है, कौन कौन सी बेचनी है। मैं इस पैसे को रखता हूँ, और मैं ही सारे के सारे डिसीजन। अब यहाँ पर आकर समस्या क्रिएट होती है, फिर आती है बिजनेस मीटिंग। और बिजनेस मीटिंग का के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब क्यों मेरी ईगो डाउन होती है। ये बिजनेस मीटिंग उसे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बिजनेस मीटिंग कैसे काम करती है मेरे को, जब बिजनेस मीटिंग हम करते हैं, हम किसी मुद्दे को रखते हैं आगे, जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं, और किसी मुद्दे के बारे में चर्चा होती है। तो इसमें लिखा है कि इट इज एसेंशियल दैट द मेंबर्स बी गिवन ऑल फैक्ट्स रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ एट हैंड। कि सारे फैक्ट्स बताने हैं वहां पर। जब सारे फैक्ट्स बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ, चीजों को डिस्कस करता हूँ, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलता, मैं देता हूँ। जब वो पूरा ग्रुप बोलता है कि हाँ जी बताओ, ये मुद्दा है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्यों राय है। और वहां से फिर ग्रुप कॉन्शियस निकल के आते हैं कि मुकेश, यहाँ पे हम 5 ऑफिस बिलर्स हैं, तुम्हारा काम सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी का काम है ग्रुप की रिपोर्ट तैयार करना, ग्रुप को मैनेज करना, उसके मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना, बस। इससे ज्यादा तुम्हारा काम नहीं है। लेट ट्रेजरर हैंडल लेट लिटिल सेक्रेटरी हैंडल इट्स वर्क। तो जो ये ग्रुप कॉन्शियस है, वो मुझे बड़े प्यार से बोलती है कि डाउन बॉय डाउन, शांत, नीचे हो जा, थैंक यू, नाउ शैल वी टॉक अबाउट वर्किंग द प्रोग्राम। अब जब मैं अपनी ईगो को खत्म कर देता हूं, तभी मैं ग्रुप के साथ मिलकर काम कर सकता हूं, तभी मैं ग्रुप के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, तभी मैं एक हारमोनी के अंदर, जो इसमें बोला है कि अवर लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्वेंट्स, दे डू नॉट गवर्न। मुझे यहाँ पर एक सेवा का मौका मिला है, मुझे वो जो सेवा का मौका मिला है गवर्न करने के लिए, किसी पे राज डालने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं। और मैं बड़ी हारमोनी के साथ यहाँ पे काम कर सकता हूँ। हमारे अलग अलग सर्विसेज हैं ग्रुप की, जो नीचे के फोटोग्राफ में बताया गया है। मेंबर्स ऑफ ए में बी चूजन टू सर्व इन मैनी वेज। हम ग्रुप सेक्रेटरी बनते हैं, आईजीआर बनते हैं, जीएसआर बनते हैं, डेलीगेट्स इलेक्ट करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है कि डेलीगेट बन गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे को अलग से 4 चेयर अलग से लगेंगी, मेरे आसपास कोई नहीं बैठेगा, सोफा आएगा कमरे के अंदर, नहीं। बट दे मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट दे सर्व फॉर द गुड ऑफ ऑल विदाउट अथॉरिटी ओवर एनी। उन्हें ये हमेशा याद रखना है कि वो दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की भले के लिए सेवा कर रहे हैं, सबकी। और फिर भी किसी के ऊपर उनकी कोई अथॉरिटी, कोई अधिकार नहीं है। मैं अधिकार नहीं जमा सकता। अब इसको मैं थोड़ा रीड करता हूँ। ए इज बोथ अ डेमोक्रेसी एंड इन बिल्स वर्ड अ बेनिंग अनार्की। बेनिंग अनार्की इसने लिखा है, अनार्की वर्ड वैसे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि एक अराजकता को कहा जाता है, और यहाँ पे बेनिंग एक पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल होती है कि समाज की भलाई के लिए किया गया कार्य, एक स्ट्रक्चर, एक तंत्र। अ ग्रुप इलेक्ट इट्स ओन ऑफिसर्स। ग्रुप के पास अपना अधिकार है, वो अपने ऑफिसर्स खुद इलेक्ट करता है, खुद चूज करता है। हु हैव नो पावर टू ऑर्डर एनीबॉडी टू डू एनीथिंग। उसके पास ये पावर नहीं है कि किसी को ऑर्डर करेगा, किसी को आदेश दे देगा कि तू ये कर। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। इन मोस्ट ग्रुप्स, मोस्ट ऑफ द स्लेट रोटेट्स आउट ऑफ द ऑफिस एट द एंड ऑफ 6 months एंड न्यू ऑफिसर्स आर इलेक्टेड। अब द ग्रुप टेम्पलेट के अंदर 6 से 1 साल का टेन्योर है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो वहां पे बताया गया है कि कुछ ग्रुप्स के अंदर 6 महीने के अंदर हमारी सर्विस रोटेट हो जानी चाहिए, रोटेशन पॉलिसी से
ताकि दूसरे भाई को मौका मिले, दूसरा भाई आके सर्विस करे, और ग्रुप के अंदर हार्मनी, यूनिटी, इंफॉर्मेशन। खासकर रोटेशन का एक पर्पज और है कि हर व्यक्ति को, हर मेंबर को ग्रुप के बारे में पता होगा, सर्विस के बारे में पता होगा, तो वो यूनिटी के अंदर काम कर सकते हैं, हार्मनी के साथ काम कर सकते हैं। इफ अ ग्रुप वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ होल, अब ग्रुप पार्ट बनना चाहता है नहीं बनना चाहता, ये भी ग्रुप की चॉइस है। लेकिन अगर ग्रुप एज ए पार्ट ऑफ होल का हिस्सा बनना चाहता है, अगर बनता है, तो अपना आईजीआर या जीएसआर सिलेक्ट करते हैं हम लोग अपने इंटरग्रुप के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर इंटरग्रुप है, तो आईजीआर, मैं आईजीआर की बात करूंगा। और इसमें लिखा है कि आईजीआर की जो टर्म होती है वो 2 साल। एक ग्रुप एक व्यक्ति चूज करता है जो ग्रुप के इंफॉर्मेशन ले जाकर इंटरग्रुप में देता है, और वहां से बाकी ग्रुप्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारा जीएसओ कैसे काम करता है, हम अपने ग्रुप के अंदर कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पीआई एक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम न्यू कमर्स को होल्ड ऑन कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप रिश्ते को इम्प्रूव कर, बहुत सारा हमारे पास जो एक्सपीरियंस है अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग मेंबर्स का, वो कलेक्टिव आता है। आईजीआर आके हमारे को ग्रुप में बताता है कि वो फलाना फलाना ग्रुप की स्ट्रेंथ 5 मेंबर थी, आज 50 मेंबर है, उन्होंने ये किया, उन्होंने इस तरह से पीआई एक्टिविटी करी, उन लोगों ने ग्रुप के अंदर स्पीकर मीटिंग रखी, उन लोगों ने बर्थडेज के अंदर ऐसा किया, उन लोगों ने ये किया। तो वहां से आकर मुझे एक वाइडर व्यू मिलता है कि मैं भी अपने एरिया के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्रो और गो, 2 चीजें हैं, या तो ग्रो करेंगे या गो करेंगे, स्टेगनेंट नहीं रह सकता मैं। तो ऐसे ही ये चीज मेरे लिए भी अप्लाई करती है, और ये चीज ग्रुप के लिए भी अप्लाई करती है। अगर ग्रुप ग्रो नहीं करेगा तो वो भी ग्रुप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो 2-4 मेंबर ही रह जाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसके लिए जो रोटेशन पॉलिसी है हमारी, वो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद उसने बताया कि द कॉन्फ्रेंस इज अबाउट टू क्लोज एट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट दैट एरिया। जो हमारी कॉन्फ्रेंस है लगभग जैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, एक गवर्नमेंट काम करती है वैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट नहीं। इट इज प्रोसीजर ओपिनियंस ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी, जो कि बात करती है जो पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से एज ए होल हम काम कर सकते हैं, वो वहां पर हमारी बनती है। इन अप्रूव्स द चॉइस ऑफ सम ट्रस्टी नॉमिनीज फॉर द जनरल सर्विस बोर्ड एंड डायरेक्टली इलेक्ट अदर्स। और वहां पर जाकर वो बाकी सर्विसेज के लिए, जैसे हम ग्रुप के अंदर अपना लिटरेचर सेक्रेटरी और चेयरपर्सन और चाय कौन पिलाएगा और कॉफी कौन पिलाएगा, वो चूज करते हैं, वैसे वहां पर वो लोग कि कौन क्या सर्विस करेगा वो चूज करते हैं। बट जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, नीदर द कॉन्फ्रेंस नॉट द बोर्ड कैन गिव ऑर्डर्स टू एनी ग्रुप और मेंबर। इवन कॉन्फ्रेंस के पास भी, इवन बोर्ड के पास भी, इवन जीएसओ के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी ग्रुप को या किसी मेंबर को ऑर्डर पास करे, किसी मेंबर को ये बताए कि उसे क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने सजेशंस देती है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास खजाना है पूरा का पूरा। किसी समस्या के लिए, किसी चीज के लिए अगर पूछा जाता है, तो खाली अपना सजेशन देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा करने से ऐसा होगा, अब चॉइस आपकी। देन हु इज द इंचार्ज, क्वेश्चन मार्क, फिर से आ जाते हैं कि फिर इंचार्ज कौन है, कैसे काम करेगा, ये कोई बॉस नहीं है, कोई लीडर नहीं है, मुकेश को सेक्रेटरी बना दिया, उसको लेकिन फिर बिठा दिया, तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे बताया कि इज ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये हमारी एक आध्यात्मिक वो है, मूवमेंट है, एक आध्यात्मिक इकाई है हमारी जो बनी है, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं हम लोग। एंड आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता कोई भगवान या कोई रिलीजन या धर्म नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब जो कुछ वैल्यूज, करेक्ट, जो हमारे को नैतिक वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज हैं, कि वो सहयोग करना, यूनिटी में रहना, अपने से आगे दूसरे को रखना, अपने डिजायर्स को कम करना, ईगो को कम करना, दूसरे की भलाई के लिए, मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो सेंट फ्रांसिस की प्रेयर है 11वें कदम। और जो क्या है हमारा, इज स्पिरिचुअल कंसेप्ट, क्या है अल्टीमेट अथॉरिटी कौन सी है हमारी, इज द स्पिरिचुअल कंसेप्ट ऑफ द ग्रुप कॉन्शियस। और अथॉरिटी क्या है हमारी, किसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी है हमारी ग्रुप कॉन्शियस के पास अथॉरिटी है, कि जो ग्रुप कॉन्शियस कहेगी वो ही काम होगा। इट्स वॉइस इज हर्ड व्हेन ए वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप गैदर टू अराइव एट अ डिसीजन। और व्यक्त कैसे होगी, यहाँ पे से बहुत अच्छे से बताया है कि इट वॉइस इज हर्ड, वो आवाज सुनी जाएगी कब, जब वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप है, ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन है, वेल इन्फॉर्म, उस पहलू का, उस मुद्दे का जिस पे चर्चा करनी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, एंड अराइव एट ए डिसीजन। और वो किस, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन तो पूरी है, सब कुछ पूरा है, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, वैसे हम लोग नतीजे पे भी पहुंचना है हमारे। द रिजल्ट रेस्ट ऑन मोर देन अर्थमेटिक, यस और काउंट। वो कहे कि अर्थमेटिक नहीं काम करता है यहाँ पे।
कि यस बोलो नो बोलो हाथ खड़ा करते हो। यहाँ पर हर मेंबर को, जैसे मैंने पहले बताया, हर मेंबर को उस मुद्दे के ऊपर पूरी तरीके से अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। तो जब वो आता है तो हमारी जो एक ग्रुप कॉन्शियस हमारी पहुंचती है, हम एक नतीजे पर पहुंच पाते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि माइनॉरिटी का क्या है यार। अब किसी ना किसी ग्रुप में हमने देखा है, एक व्यक्ति होता है उसको ना कुछ चाहिए, हमेशा अपोज ही करता है उसे। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करें यार। द माइनॉरिटी आइडियाज गेट थॉटफुल अटेंशन। है ना, जो माइनॉरिटी आइडियाज है हमारा, थॉटफुल, कि एक व्यक्ति अगर कह रहा है तो उसको एक बार सोचो, उस पर चर्चा करो खुल के, उसके पॉइंट्स को सुनो, और उसके बाद फिर उस पर डिसीजन लेते हैं। वट अबाउट द अनोइंग करेक्टर हु इज ऑलवेज श्योर शी इज राइट या ही इज राइट। अब उस व्यक्ति का क्या करें यार, उसे लगता है कि वो कह रहा है कि वो हम वही हमेशा राइट होता है, मेरी मानो मेरी सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे। इफ शी और ही इज रॉन्ग देन शी विल, इफ शी रिमेंबर द फर्स्ट एडिशन एज वेल एज द सेकंड। अब यहाँ पे ये याद रखना है उस करेक्टर को, उस मेंबर को, कि मुझे यूनिटी के लिए काम करने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ। मुझे यूनिटी में काम करना है। ग्रुप रहेगा तो मैं रहूंगा, ग्रुप नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। और उस ग्रुप के काम के लिए जो ग्रुप कॉन्शियस है वही अल्टीमेट अथॉरिटी, वही एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो मुझे याद रखनी है। और मेरे जो लीडर्स हैं वो ट्रस्टी स्टूडेंट से गवर्न नहीं करते। तो अगर मैं ग्रुप का एक मेंबर हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर मैं बार बार हर ग्रुप कोशिश के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे ये दोनों ट्रेडिशन को याद रखना है। इफ शी रिमेंबर्स द फर्स्ट ट्रेडिशन एज वेल द सेकंड, सो अलोंग गो अलोंग विद द डिसीजन ऑफ द ग्रुप कॉन्शियस। जो ग्रुप कॉन्शियस का डिसीजन है उसके साथ चल पड़ते हैं। डज दिस नोशन सीम्स टू क्लाउडी, लेट्स थिंक बैक टू आवर फर्स्ट मीटिंग्स। यार ये तो क्या कह रहे हो, मतलब थोड़ा सा अलग तो रहा है, इसमें कोई सफाई सी महसूस नहीं हो रही, कुछ धुंधलाहट सी है, क्लियर नहीं हुआ ये जो आप कहना चाह रहे हो इसके अंदर। लेट्स थिंक बैक टू अवर फर्स्ट मीटिंग, जो शुरुआती मीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब क्या हुआ था। द प्रेजेंस वी न्यू कमर्स फेल्ट इन दोज रूम्स वाज द सेम एज द ग्रुप कॉन्शियस। अब वो याद करने की बात है कि जब भी मैं किसी मुद्दे पे अड़ना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि अड़ने का है, तो मुझे अपना पहला दिन मीटिंग के अंदर याद है। उस मीटिंग के अंदर जब मैं पहले दिन आया था, वो ग्रुप कॉन्शियस है कि न्यू कमर किसी भी हालत में आएगा, पी के आएगा, बिना पी के आएगा, शांत बैठेगा नहीं बैठेगा, उसको छोड़ने की इच्छा है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं है, उसका वेलकम, उसका वेलकम इन द दोज रूम्स वाज द सेम एज द ग्रुप कॉन्शियस एंड इट वाज रियल वेलकमिंग अस इन, सेटिंग अप नो बैरियर्स ऑफ रूल्स। उस वक्त मेरे को किसी भी तरह का रूल्स, मेरे पर किसी तरह की बाध्यता नहीं रखी गई थी। नीचे दो फोटोग्राफ्स और दिए हुए हैं, इस पे मैं और एक बार आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो राइट साइड का है कि उसके अंदर ए के अंदर सब वेलकम है, जो दिखाया कि दरवाजे खुले हुए हैं और लोग अंदर जाते हैं। और लेफ्ट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट साइड की फोटो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक व्यक्ति एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। जैसा कि हम कहा जाता है कि यार ये स्टेप करने क्या जरूरी है, जरूरी तो कहीं नहीं लिखा यहाँ पे, सजेशंस लिखा हुआ है। हम कोई भी अगर घर में कोई खिलौना लाते हैं कोई बच्चों के लिए, कोई एक ऐसा आइटम लाते हैं, तो उसके साथ एक वो आती है, बुक आती है उसकी, उसको असेंबल करने की, कि अगर उस बुक को मैं पालन करता हूँ तो उस टॉय को मैं ठीक से बना पाऊंगा। ऐसे ही जो मेरी फेलोशिप है, मेरा प्रोग्राम है, मेरे को जो 12 कदम या 12 परंपराओं को जो वो जीवन में उतारना है, ये सारा सजेस्टेड है। लेकिन कहा गया है इसमें फोटो से क्लियर है कि अगर मैंने इस सजेशन को नहीं मानूंगा तो मैं वो मशीन कभी तैयार कर ही नहीं पाऊंगा जो ठीक से काम, वो काम कर ही नहीं सकती। गिरारी कहीं और लगानी है, पहिया कहीं और लगाना है, चाबी कहीं और लगानी है, कहीं की कहीं लगा दूंगा, सीटी कहीं लगा दूंगा, हैंडल कहीं लगा दूंगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर से क्लियरिटी, एक चीज क्लियर आती है कि भाई साहब जो कहा जा रहा है, सजेशंस हैं, उसको अगर मैं मानता हूँ तो ही, तभी मैं इस फेलोशिप का एक अभिन्न हिस्सा हिस्सा बन सकता हूँ, तभी मैं एक हारमोनी के लिए उसके लिए काम कर सकता हूँ। कुछ चीजें जो हमारे ट्रेडिशन टू मुझे बताता है, तो थोड़ा करता हूँ मैं इसके अंदर, कि नो मेंबर इज गिवन अथॉरिटी ओवर अनदर। थोड़ा सा इसको मैं समराइज करता हूँ कि किसी भी मेंबर को किसी दूसरे मेंबर के ऊपर किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। ऑल साइड्स ऑफ एन इशू हैव बीन कंसीडर्ड, गुरु कॉन्शियस। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बात पे, किसी भी चर्चा पे, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का मतलब हो गया कि उसके अच्छा भी और उसका नेगेटिव भी, दोनों चीजें।
दोनों पक्षों को अगर मैंने अच्छे से सुना है, तभी वह मैं उसको ग्रुप कॉन्शियस बोल सकता हूँ। माइनॉरिटी की आवाज सुनना, राइट ऑफ वॉइस। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, चाहे वो एक दिन सोबर है, अगर कमरे में बिजनेस मीटिंग में आके बैठा है, उसको भी बोलने का अधिकार, उसको भी सजेशन देने का अधिकार है। माना माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो ग्रुप को से डिसाइड करेगी, लेकिन उसको हम बोलने से मना नहीं कर सकते। उसकी वॉइस है, उसको अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, उसको अपना आइडिया अगर वो रीजनेबल है देने का अधिकार है, विदाउट क्रिटिसिज्म, बिना किसी अबे तू छोड़, तुझे क्या पता, अभी तेरे को आए हुए 4 दिन में, और तू हमें बताएगा कि क्या करना है। नहीं, अगर उसका रीजनेबल है, बिना किसी नेगेटिव के, बिना क्रिटिसिज्म के, वो राइट ऑफ वॉइस है, वो देना है, ओपिनियन सुनना है, उसके आइडियाज को समझना है। एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मुझे हमें एक दूसरे पे रिस्पेक्ट भी करनी है, आदर भी करना है, और विश्वास भी। मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी तो इज्जत करें लोग, लेकिन हाँ, मैं सामने वाले को गाली गलौज दे के बात कर सकता हूँ, अबे तबे करके बात कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे आप करके, आप आइए हजूर करके बात कर, नहीं। म्यूचुअल है ये, दोनों तरफ से, रिस्पेक्ट भी और ट्रस्ट भी। रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स टू हैव, मुझे दूसरे के जो ओपिनियन है, जो विचार है, वो होने का अधिकार उसको देना है, मना नहीं कर सकता ग्रुप किया मैं। आई हैव लर्न टू लिसन टू द व्यूज ऑफ अदर्स। मुझे क्या मिला यहाँ से? मैंने यार दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना सीखा, कि मेरे अलावा भी किसी और का आइडिया बेहतर हो सकता है। अगर मेरे आइडिया से, मेरे विचार से ये ग्रुप काम नहीं कर रहा है, दूसरे का विचार से काम करेगा, तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। कोऑपरेशन इंस्टेंट ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिशन टू मुझे देता है भाई साहब, कोऑपरेट करना सिखाता है मेरे को, कंट्रोल से हटाता है। क्योंकि मेरे हाथ में पावर, 3 चीजें बताई हैं बिल डब्ल्यू ने, हमें हमें पता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, मनी पावर एंड सेक्स। सेक्स का तो यहाँ पे चलो रोल नहीं है, मनी एंड पावर, दो चीजें मेरे को मेजर डिस्टर्ब करती हैं, कर सकती हैं और करती हैं, वो करती आएंगी। जब तक मैं इनका पे काम नहीं करूंगा, इनको क्रब डाउन नहीं करूंगा, और वो करने का सबसे अच्छा तरीका है कोऑपरेट करना। जब हम कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगिता करते हैं, तब ये हम ट्रेडिशन टू के साथ, ग्रुप क्वेश्चंस के साथ, ग्रुप की बेहतरी के लिए, सिंगलनेस ऑफ पर्पस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन लव अनकंडीशनली इफ वी गिव ईच अदर द रिस्पेक्ट वी वांट फॉर अवरसेल्फ। ट्रेडिशन टू मुझे मौका देता है कि मुझे किसी दूसरे को रिस्पेक्ट करना, जैसे रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ, अनकंडीशनल लव की बात हो। और इसके अंदर कुछ चीजें और निकल के आई, 2-3 चीजें और, जो मुझे, मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, कि ग्रुप कॉन्शियस ने, ट्रेडिशन टू ने, अगर मेरा कोई विचार नापसंद किया गया है, तो मुझे ग्रुप के साथ चलने की पावर ये ट्रेडिशन टू मुझे देता है। मुझे ऐसा नहीं है कि वैसे जैसे पहले होता था कि भाई मैं नहीं खेल रहा, है ना, मेरी बात मानो, बैटिंग नहीं करूंगा पहले, बैट मेरा है, नहीं तो मैं घर जाता हूँ। नहीं, इस ट्रेडिशन ने मेरे को ये पावर दी कि मैं, अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मुझसे कोई अ, सहमत नहीं है, तो मैं वहां से किस तरीके से अपने आप को उस सहमति में लाऊं, आम सहमति के अंदर मैं लेके आऊं। अब फिर हमारा ये ट्रेडिशन हो गया है, अब मैं क्वेश्चन आंसर ले लो भाई जी, कि उसके 6 मिनट को हो गए हैं। जी, अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं, ये जो हमारा जो चेकलिस्ट है हमारी, इस चेकलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी, ट्रेडिशन टू की चेकलिस्ट है हमारी। चेकलिस्ट है ये, एक तरीके से दो तरह से काम करती है, ये ग्रुप की इन्वेंट्री भी है इसके अंदर, और ये मेरे को, मेरा अपना जो सेल्फ है, उसको चेक करने के लिए ये बताती है। मैं ट्रेडिशन टू को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। फॉर आवर ग्रुप पर्पज देयर इज बट वन अल्टीमेट अथॉरिटी, a loving God, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. अब इस प्रिंसिपल के तहत, अब पहला सवाल है इसके अंदर है, डू आई क्रिटिसाइज और डू आई ट्रस्ट एंड सपोर्ट माई ऑफिस ग्रुप ऑफिसर्स, ए कमिटीज और ऑफिस वर्कर्स, न्यू कमर्स, ऑल टाइप्स। अब ये सवाल पूछा जा रहा है मेरे से कि ग्रुप ने, कोई ऑफिस
ग्रुप के अंदर हमारे पास ओल्ड टाइमर्स भी हैं, नए लोग भी आते हैं, नए भाई भी आते हैं। ग्रुप के अंदर हमने ऑफिस वेयर बना दिए, आईजीआर बना दिया, हमारे ग्रुप से कोई ट्रेजरर सिलेक्ट होकर भी चला गया। तो क्या मैं क्रिटिसाइज करता हूँ या ट्रस्ट करता हूँ? तो यहाँ पर जो ट्रेडिशन टू मुझे बोलता है कि मेरे जो ट्रस्टी सर्वेंट्स हैं, पहली चीज तो ये तो ट्रस्टी सर्वेंट्स का मतलब ये हुआ कि ग्रुप, एज ए ग्रुप मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। ग्रुप ने ग्रुप कॉन्शियस करके उनको सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कोई भी सर्विस दी है, बनाया है। तो अगर मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उनकी कमियां निकाल रहा हूँ, कोई गलतियां निकाल रहा हूँ, कोई जेन्युइन रीजन है, तो ग्रुप बिजनेस मीटिंग के अंदर डेफिनेटली मैं उसको डिस्कस करूँ। बिजनेस मीटिंग के अंदर उनको जरूर उसको पॉइंट को ग्रुप के सामने लेके आऊं। बट जो मेरा एक नेचर है ना, हर चीज के अंदर कमी निकालने का, हमेशा हमेशा से रहा है कि इसमें ये ठीक नहीं है, घर के अंदर दाल ठीक नहीं बनी तो बच्चे ने नंबर कम आ गए, तो स्टाफ ने ठीक से टर्नओवर नहीं किया, और ये मैम पर ये 7 बजे की मीटिंग है, ये चेयरिंग ले ली, ये 7:15 आ रहा है, ये 7:05 पे आ रहा है, इसको पता ही नहीं है, इसको आना ही नहीं है। अगर मेरा ऐसा नेचर है, अगर मेरा ऐसा व्यक्तित्व है, या ऐसी मेरी सोच है, तो ट्रेडिशन टू अगर मैं इसको ईमानदारी से पढ़ता हूँ और अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, तो डेफिनेटली ये ट्रेडिशन टू मेरे को यहाँ से निकालता है, मेरे को ट्रस्ट की तरफ लेके जाता है, मेरे को उस मेंबर से जिस पे भी मुझे नफरत आ रही है, जिससे भी मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी कमेटी पे पर्टिकुलर कोई कमेटी क्रिएट हो गई, कोई एक्टिविटी करना चाह रही है, कोई आ रही है, ये क्या काम कर रहे हैं, तो ट्रेडिशन टू मुझे वहां से निकाल के मुझे बताता है कि यार किस तरह से मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। Am I absolutely trustworthy? Even in secret with a 12-step job or other a responsibility? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ पे सब देख रहे हैं तो मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं रूल भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से बिहेव भी कर रहा हूँ, और मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर शालीनता भी है, सब कुछ है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीक्रेटली जब मुझे कोई नहीं देख रहा, जब कोई मेरे पर वॉच डॉग नहीं है, जब मेरे ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा, या जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, क्योंकि जब मैं अपने काम में था, जॉब में था, जहाँ मुझे मौका मिला मैंने डंडी मारी है, जहाँ मुझे मौका मिला मैंने गलत निगाह से लोगों को देखा है। तो क्या मैं अकेले में भी, एकांत में भी, जब भी मुझे ए का कोई काम दिया जाता है, चाहे 12 स्टेप जॉब है या एक ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो क्या मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ? खुद ये सवाल मुझे अपने आप से पूछा। पहला सवाल उसने पूछा कि मैं दूसरे पर विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ, और ये सवाल मेरे अपने ऊपर है कि क्या मैं अपने पे विश्वास करता हूँ जब कोई मुझे नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे यार 3 चीजें का इसने बताया कि 3 चीजें मेरे लिए जरूरी है। एक तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, दूसरी कमिटमेंट, और तीसरी कैपेबिलिटी। जब 3 चीजों को लेके मैं काम करता हूँ, चलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोई काम मैंने कोई टास्क लिया है, क्या मैं कर सकता हूँ उसको, मेरे पास उतना टाइम दे पाऊंगा, मैं उतना टैलेंट है मेरे पास, उतना ट्रेजर है मेरे पास, या उतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है। कमिटमेंट कि कोई काम लिया है उसको मैं अपने तन मन से कर सकता हूँ, और ईमानदारी, उसके अंदर कितनी मेरे अंदर ईमानदारी दी गई है। अब यहाँ पे जो क्रिटिसाइज की बात करिए, मैं थोड़ा सा इसको एक डीआर पर, एक अपना बिल एज एज बिल सी का एक है हमारा कि कंस्ट्रक्टिव वर्कआउट, देयर आर दोज इन ए whom we call destructive critics। डिस्ट्रक्टिव critics का मतलब जिनका काम ही है खाली है सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना। दे पावर ड्राइव, दे आर पॉलिटिकर्स, दे मेक एक्विजिशन टू गेन देयर एंड्स। वो सब काम करेंगे अपना, अपने आप की अपनी उपस्थिति का एहसास कराने का, ऑल फॉर द गुड ऑफ ए ऑफ कोर्स। हालांकि उनके पीछे मुद्दा कुछ और नहीं है, वो ए का भला ही चाह रहे हैं इसके पीछे भी ऐसा करके। बट वी हैव लर्न दैट दीज फोक्स नीड नॉट बी रियली डिस्ट्रक्टिव। हम देखते हैं यार इसको किससे निकलना कैसे, कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो बार बार ये काम कर रहा है, उसको मैं कैसे देखूं, उसमें से कैसे निकलूं? We ought to listen carefully to what they say. Sometimes they are telling the whole truth, and sometimes a little truth. If we are within their range, the whole truth, the half truth, or no truth, that all can prove equally unpleasant. If they have got the whole truth, मतलब ये बता रहे हैं कि हम उसको केयरफुली सुने, देखें, समझें कि उसकी बात में, उसकी वार्ता में सच्चाई है या नहीं। ग्रुप के अंदर बैठ के उस पर चर्चा करते हैं, रिस्पेक्टिव इन्वेंटरीज लेते हैं अपने, एडमिटिंग भी है, अगर वो सही है तो हम मानते हैं अपने आप। इफ दे आर नॉनसेंस,
वी कैन इग्नोर, हम उनको इग्नोर करना चाहिए। दे आर फ्यू बेटर मीन्स ऑफ सेल्फ सर्वे। अब ये सारा का सारा काम सेल्फ सर्वे का, अपने आप को देखने का, अपने आप को झांकने के लिए है ये, जब मैं देखता हूँ अपने से। और दूसरा इसके अंदर ये है कि यार इसका लीडरशिप के ऊपर है कि जब मुझे कोई दिया जाता है काम, कुछ एक्टिविटी दी जाती है, नो सोसाइटी कैन फंक्शन विदाउट द एबल लीडरशिप एट द ए इट्स लेवल। कोई भी सोसाइटी बिना लीडरशिप के काम नहीं कर सकती है, और ए के अंदर भी ऐसा ही है, लीडर्स तो हमें चाहिए। बट वी ए समटाइम चेरिश द थॉट दैट वी कैन डू विदाउट मच पर्सनल लीडरशिप एट ऑल। और हमें लगता है कि यार जो प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी की बात करते हैं बार बार, यार ये तो पर्सनैलिटी को आगे कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे बताया है कि यार अ लीडर इन ए सर्विस इज अ मैन। कोई डेफिनेशन बताइए, लीडर की डेफिनेशन क्या है? अ लीडर इन ए सर्विस मैन हु कैन पर्सनली पुट प्रिंसिपल्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू सच डेडिकेटेड एंड इफेक्टिव एक्शन दैट द रेस्ट ऑफ अस नेचुरली वांट टू बैक हिम अप एंड हेल्प हिम विद ईच। कि जो एल्डर स्टेटमेंट्स का है कि वो ए के प्रिंसिपल्स को, ए के प्लान्स को, ए की जो पॉलिसीज हैं, सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली, डेडिकेटली, तन मन से एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। और उसकी तरफ ग्रुप अपने आप उठ जाता है, उनके राय के लिए, लोगों के राय के लिए वो अपने आप। मैंने लीडर पावर ड्रिवन अस बैडली वी रिबेल बट व्हेन ही टू मीकली बिकम एन ऑर्डर टेकर। अब दो चीजें को बता दिया है, दो तरह के लीडर और है इसके अलावा। एक तो है पावर ड्रिवन, वहां पे हम रिबेल करते हैं। और दूसरा है कि जो खाली ऑर्डर ले रहा है, जो अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, हाँ जी बताओ क्या करना है, हाँ जी बताओ क्या करना है, एंड ही एक्सरसाइज नो जजमेंट ऑफ हिज ओन, वेल ही रियली इजंट ए लीडर। तो ये तीन तरह के लीडर्स जो हमने पढ़ा, ट्रस्टेड सर्वेंट्स में जो लीडर्स हैं हमारे, तीन तरह के लीडर हैं। एक जो इफेक्टिवली काम करते हैं, दूसरा ऑर्डर देते हैं, और तीसरा कहते हैं जी बताओ क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू आई लुक फॉर क्रेडिट इन ए जॉब, प्रेज फॉर माई ए आइडियाज। कोई काम कर रहा हूँ मैं, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ ए के लिए, मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, कोई पीआई एक्टिविटी कर रहा हूँ, 12 स्टेप कॉल कर रहा हूँ, या स्पॉन्सी बन गए मेरे बहुत सारे, स्पॉन्सी बना दिया। प्रेज फॉर माई ए आइडियाज, क्या मैं उन आइडियाज के लिए कोई प्रेज चाह रहा हूँ? कोई मेरी पीठ थपथपाया के बोले वाह मुकेश वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने होते तो इस ग्रुप का क्या होता? तो ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है। और इससे निकलने के लिए मुझे डेफिनेटली जो स्टेप्स है मेरे, वो मुझे काम करते हैं कि जो मुझे मिला है, मुफ्त में मिला है, वो मुझे मुफ्त में बांटना है। और जब मैं इन कमरों में आया था, है ना, मुझसे किसी ने मेरा स्टेटस, मेरी जॉब, मेरे पैसे, रुपए पैसे कुछ नहीं पूछते थे, कुछ नहीं मांगा था उन्होंने। तो आज अगर मैं किसी भाई के लिए, न्यू कमर के लिए, या ग्रुप के लिए अपना समय, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, तीनों में से कुछ भी अगर दे रहा हूँ, या तीनों दे रहा हूँ, या दोनों दे रहा हूँ, तो मुझे अंदर से क्या भाव आना चाहिए? डू आई हैव टू सेव फेस इन ग्रुप डिस्कशन? ये बहुत होता है। और कैन आई यील्ड इन गुड स्पिरिट टू द ग्रुप कॉन्शियस एंड वर्क चेयरफुली अलोंग विद इट? ग्रुप बिजनेस मीटिंग हो रही है, ग्रुप के अंदर एक मुद्दा रखा जा रहा है, और आधे से ज्यादा मेंबर बात ही नहीं कर रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बोल नहीं दे रहे, चेहरा छुपा रहे हैं, यार मेरे से बात मत करेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? या जिस बात पे, मुद्दे पे चर्चा हो रही है, मैंने उसके सारे फैक्ट्स को जो बताया गया है ध्यान से सुना है? जब चेयरपर्सन है, कोई एक्टिविटी होनी है, कुछ ग्रुप की बेहतरी के लिए, चाय कितने की आएगी, चाय कहाँ से आएगी, है ना, न्यू कमर को क्या करना है, किताब देनी है नहीं देनी है, पीआई कहाँ करनी है, तो क्या उस वक्त मैं उस डिस्कशन की इंफॉर्मेशन है? अगर है, नहीं है तो क्या मैंने लेने की कोशिश करी है? नहीं लिए तो क्या मैं डिस्कशन से भागता हूँ? या फिर आई यील्ड इन गुड स्पिरिट टू द ग्रुप कॉन्शियस, कि मैं ग्रुप कॉन्शियस में जो होती है उसके अंदर पूरी तरीके से भागीदारी लेता हूँ, एंड वर्क चेयरफुली अलोंग, और उसके साथ मिलके कदम से कदम मिला के ग्रुप कॉन्शियस के साथ आगे बढ़ के ग्रुप की बेहतरी के लिए, और ए एज ए होल के लिए काम। Although, question number 5, although I have been sober a few years, am I still willing to serve my turn at AA course? अब तो यार रिकवरी आ गई, सोब्रिटी भी आ गई, अब तो शराब पीने का ख्याल भी नहीं आ रहा, अब तो पत्नी ने भी प्यार करना शुरू कर दिया है, काम धंधा भी मिल गया है, नौकरी भी आ गई है, कुछ साल हो गए हैं, छोड़ो कौन करेगा सर्विस यार, अब हो गया, अब ए का काम करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। एम आई स्टिल विलिंग टू सर्व माई टर्न एट ए?
अब जो एक कोरस जो लिखा है इसके अंदर, तो इसमें बहुत सारे काम आते हैं इसके अंदर। ये बहुत सारी एक्टिविटीज है हमारी इसके अंदर जो बताई जाती है कि क्या मैं ये में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ, पार्टिसिपेट में ले रहा हूँ। जैसे इसमें कुछ काम लिखे हुए हैं कि पुट अप द स्लोगन साइन, display a literature, arrange the chairs, greet members, especially newcomers when as they arrive, help maintain the traditions of self-support, make the tea or coffee, after the meeting help wash up and cheer. ये कुछ काम ऐसे हैं जिनके अंदर कोई हमें पोस्ट या कोई वो नहीं मिलती या होती है हमारे ग्रुप के अंदर। बाकी जो हम पोस्ट हैं, तो क्या मेरी कुछ समय की रिकवरी सोब्राइटी के बाद अपने आप को अलग थलग कर रहा हूँ, या मैं अभी भी ग्रुप के जो भी रोजमर्रा की जो उसकी जरूरतें हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं इन्वॉल्व हूँ ग्रुप सर्विस के अंदर अभी भी, या ऑल टाइमर के मैं आता हूँ, 7:15 बजे आता हूँ, 8 बजे 8:15 निकल जाता हूँ, और पैर पे पैर रख के बैठता हूँ और निकल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्रुप फंक्शंस डू आई साउंड ऑफ अबाउट मैटर्स ऑन विच आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड लिटिल नॉलेज। बहुत बढ़िया। हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है ये पता ही नहीं है वैसे, लेकिन मेरी मांगे पूरी करो। तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, किसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है, कोई बात हो रही है, महीने भर मैं मीटिंग नहीं करता हूँ ग्रुप की, 15 दिन में एक मीटिंग करता हूँ मैं, और बिजनेस मीटिंग में आके बैठ गया और शुरू हो गया वैसा। टू बाई साउंड ऑफ अबाउट मैटर्स जिसके मुझे बारे में ना ही अनुभव है और ना ही मेरे पास नॉलेज है उसके बारे में, और मैं चिल्ला चिल्ला के उसके ऊपर बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। और पिछले 15 दिन में ग्रुप ने क्या एक्टिविटी करी है कुछ पता नहीं मेरे को इसके बारे में, और मैं बस खाली द सेक ऑफ की अपोजिंग अपोजिंग द कॉज उसके लिए मैं काम। तो ये मुझे अपने आप से पूछना है। तो जो ट्रेडिशन 2 है, अगर मैं इसको अब थोड़ा समराइज करूं, समय भी होने वाला है, कुछ थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए समय छोड़ना है, समराइज करता हूं तो ये अल्टीमेटली मुझे मेरी ही इन्वेंट्री लेने के लिए बोल रहा है कि जब तक मैं मुकेश अपने सेल्फ को, अपनी आई मी माई सेल्फ को, अपनी ईगो को, अपने डिजायर्स को, अपने एम्बिशंस को पीछे नहीं रखूंगा, जब तक मैं ग्रुप को, सिंगलनेस ऑफ पर्पस को आगे नहीं रखूंगा, मेरी इंडिविजुअल सर्वाइवल, मेरी ग्रोथ बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जीरो है। ना मैं ग्रो कर सकता, ना ही मैं रह सकता। तो ट्रेडिशन 2 मुझे बताता है, और मैं तो 2 मिनट में थोड़ा सा वो बताऊंगा कि इस ट्रेडिशन 2 ने मेरे घर के अंदर मेरा क्या हेल्प करी। ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, बाकी जगह भी मुझे ये अप्लाई करना है। तो अब घर के अंदर ग्रुप क्वेश्चंस लेते हैं, बच्चों की बात सुनी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाते हैं, पत्नी क्या कह रही है वो सुना जाता है। पहले था कि मुकेश कुमार ने जो कह दिया वही काम हो, जिस रेस्टोरेंट में उसने कह दिया वही वहीं जाएंगे, जो डिश ऑर्डर कर दी वही खाई जाएगी, जिस शॉपिंग मॉल में जाना है फिर डिसाइड कर दिया वही होगा, घूमने कहाँ जाना है। लेकिन ट्रेडिशन 2 ने मुझे ये सिखाया कि घर के अंदर सबका मत, अगर घर के अंदर भी 3 मेंबर एक बोल रहे हैं, चौथा मना कर रहा है, तो उस मना किया है कि उसके बात सुनना, वो क्या कह रहा है। अथॉरिटीज देना, अथॉरिटीज के साथ अधिकार देना, अधिकार के साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। बच्चों को पैसे तो दे दिए 500 रुपये खर्च करने के लिए, लेकिन उनको राइट नहीं दिया खर्च कैसे करते हैं, कि मुझसे पूछ के खर्च करना भाई साहब। लेकिन इस ट्रेडिशन ने मुझे बताया कि भाई जब बच्चों को अगर जेब खर्ची के 500 रुपये दे दिए हैं तो लेट देम डिसाइड हाउ टू स्पेंड इट। रेस्टोरेंट में अगर लेके चले गए हो तो उन्हें मेनू कार्ड उनके हाथ में है, तो लेट देम डिसाइड व्हाट टू ऑर्डर। एक छोटा सा एग्जांपल है। बाकी जो बड़े बड़े डिसीजन घर के अंदर आते हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और क्या कोई घर के अंदर कोई समस्या आ गई तो कैसे निकलना है, तो ये सारी चीजों ने मुझे बहुत बहुत हेल्प करी। और एक चीज के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि जो ये ट्रेडिशन 2 है, मेरे को वैसे समझ में बहुत कम आया था, बहुत स्टार्टिंग में। बट क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक आदत है कुछ सॉन्ग सुनने की, कुछ गाने सुनने की, तो एक कुछ गाने के बोल ऐसे लगे टकराए मेरे को, और उसने मुझे इस ट्रेडिशन 2 और बाकी ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंस भी और फॉलो करना कैसे करना।
मैं अपनी आई माई सेल्फ को कैसे रख सकता हूँ, कुछ 2 मिनट के अंदर लाइनों में थोड़ा सा बता के बताऊंगा कि किस तरह से कि ये ट्रेडिशंस मुझे बताते हैं, सर्विस मुझे बताती है, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन मुझे बताती है, ग्रुप कॉन्शियस मुझे बताती है कि मुझे अपने आप को पीछे कैसे रखना है। मैं ही बेहतर नहीं हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग बेहतर थे, मेरे बाद भी बहुत लोग बेहतर आएंगे, मैं ही बेस्ट काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक सबने सुना आप लोगों ने, वो थोड़ा सा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, और पल दो पल मेरी हस्ती है, और पल दो पल मेरी जो सर्विस करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम मिलने वाला है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। होता है, मेरे से पहले भी ग्रुप में बहुत लोगों ने सर्विस करी, अच्छी भी करी होगी, खराब भी करी होगी, मेरे से अच्छी मेरे से खराब, है ना। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आगे भर कर लौट गए, कुछ मतलब जैसे बिलीनी डिकन्स है ना, वो लौट गए, और कुछ नगमे गाकर चले गए, एल्डर स्टेटमेंट्स जो हमारे को रास्ता दिखा रहे हैं। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा, है ना। कल मेरे लिए सर्विस छोड़ने के बाद मैं अपनी प्रबुद्धता, मैं अपना दिखाता हूँ, उससे निकलना। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, और आएंगे कलियां, और लोग आएंगे, उनके लिए जगह बनानी है मुझे, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, उनके लिए जगह बनानी है। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर काम करने वाले आएंगे, मैं ही बेहतर नहीं हूँ। कल कोई मुझको याद करे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि क्या मैं प्रेज चाहता हूँ, है ना। कल कोई क्यों मुझको याद करे, कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त बना पड़ता। तो यार, ट्रेडिशंस और इस प्रोग्राम ने मुझे बताया कि यार, बस मैं यहाँ पे कुछ अपने क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या सहयोग दे सकता हूँ। और ये ट्रेडिशंस मेरे को बहुत मदद करते हैं, और खासकर ट्रेडिशन। थैंक यू, आप लोगों ने सुना, कोशिश करी मैंने अपना अनुभव शेयर करने की, कुछ चीजें छूट गई होंगी, कुछ मैं आउट ऑफ द वे चला गया हूँगा, हो सकता है कुछ गलत भी बोला हो। तो मैं ग्रुप से क्षमा चाहूंगा कि ये ग्रोथ का प्रोग्राम है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।